नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप तमाम दर्शकों से अपील कि कोरोना संक्रमण से खुद को बचाकर रखें, मास्क और हैंड सैनिटाइजर को अपने नियमित व्यवहार में शामिल करें, लगातार नियमित अंतरालों पर हाथों को अच्छे से साबुन पानी से धोते रहें। राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें, खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फुलपरास में NH57 पर ऑटो पलटने से एक महिला की हुई मौत, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। मधुबनी जिले में जोर शोर से हो रहा टीकाकरण अभियान में जागरूकता लाने को लेकर लगे हुए हैं सभी कर्मी। स्पेशल ड्राइव के तहत मंगलवार को 31,000 से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। नगर निगम कर्मचारी संघ के द्वारा वेतन सहित कई मांगों को लेकर नगर निगम के सामने किया गया धरना प्रदर्शन। भुगतान से पहले तक धरना प्रदर्शन रहेगा जारी। जयनगर के वाटरवे चौक के समीप हथियार के साथ घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से पहुंचे 2 अपराधी को ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। कोरोना संक्रमण के खात्मा को लेकर लगे प्रतिबंधों में 16 जून से 22 जून तक हुआ विस्तार। 5 बजे अपराह्न तक खुलेंगी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय, 6 बजे अपराह्न तक खुलेंगी दुकान। बाबू बरही में 5 दिन के हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद माधव ने ज्योति को स्वीकारा अपनी पत्नी। बासोपट्टी थाना के नए प्रभारी के रूप में अरविंद कुमार ने दिया योगदान। कहा, बासोपट्टी थाना क्षेत्र में हर गतिविधियों पर रहेगी नजर। खजौली प्रखंड कार्यालय में प्रखंड उर्वरक निगरानी समिति की हुई बैठक। उर्वरक की कालाबाजारी व जमाखोरी करने वाले दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई की दी गई चेतावनी। फुलपरास के बहुअरवा गांव में जमीनी विवाद हत्याकांड के अभियुक्त का नाम हटाने को लेकर ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। खजौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्लस पोलियो टास्क फोर्स की हुई बैठक। 27 जून से शुरू होगा प्लस पोलियो चक्र। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने फुलपरास प्रखंड कांग्रेस कार्यालय के समीप किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया पुतला दहन। बिस्फी में स्थापित मिथिलांचल के विभूति बाबा विद्यापति की प्रतिमा उपेक्षा की शिकार, जनप्रतिनिधियों का बिल्कुल नहीं है ध्यान। खजौली प्रखंड में शिक्षकों व रसोइयों की टीकाकरण को लेकर बीडीओ ने की समीक्षात्मक बैठक। वंचित सभी शिक्षकों व रसोइयों को टीका लगवाने का दिया निर्देश। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मधेपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का किया पुतला दहन। हरलाखी में बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी गुड़िया शाह को बेगूसराय से आई टीम ने उपहार स्वरूप दिया सिलाई मशीन। गुड़िया ने कहा, इससे देंगी लड़कियों को सिलाई कटाई की प्रशिक्षण। और मिथिलांचल की राष्ट्रीय साहित्यिक संगठन अनसीन एलोक्वेंट्स के द्वारा मैथिली कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। फुलपरास अनुमंडल के NH57 पर एक ऑटो दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई, जिसमें एक महिला की मौके पर मृत्यु हो गई। यही सड़क दुर्घटना में 2 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। मृतक महिला की पहचान हीरपट्टी गांव निवासी 35 वर्षीय शांति देवी के रूप में की गई है। हालांकि सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया, लेकिन परिजनों के मना करने पर पोस्टमार्टम बना कराए शव को परिजनों को सौंप दिया गया। फुलपरास में राष्ट्रीय राजमार्ग 57 पर पुरवारी टोला के निकट मंगलवार को पूर्वाह्न एक ऑटो के पलट जाने से एक महिला की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि घटना में एक अन्य महिला
20 वर्षीय अमेरिका देवी तथा 12 वर्षीय एक बालक हरिओम कुमार घायल है। तीनों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं जो हीरापट्टी आ रहे थे। घटना की सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने थाना पुलिस को दिया। हालांकि ग्रामीणों ने घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाने में मदद किया, जिनका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल फुलपरास में चल रहा है। घटना की सूचना पाते ही फुलपरास के थाना अध्यक्ष कुमार कीर्ति ने घटनास्थल पर एएसआई मनोज कुमार को पुलिस बल के साथ भेजकर मृत महिला के शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृत महिला की पहचान हिरपट्टी के गांव निवासी सूर्य नारायण शाह की 35 वर्षीय पत्नी श्यामा देवी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों से मिल रही जानकारी के मुताबिक ऑटो भूतहा चौक की ओर से आ रही थी। तेज रफ्तार होने के कारण फुलपरास पुरवारी टोला के निकट पलट गई। थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति ने बताया कि मृत महिला के शव को पोस्टमार्टम कराने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और जख्मी का इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। हरिओम कुमार मेरे माँ को बचा लीजिए ना। पापा का नाम क्या है? न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग व मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरह तत्पर है। गौरतलब है कि जनवरी माह से कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और 32 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसके तुलना में अब तक केवल 4,62,000 लोगों का टीकाकरण ही संभव हो पाया है। वहीं इसको लेकर जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य संगठनों, जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु जैसे तमाम संगठित लोगों से अपने अपने क्षेत्रों में टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने की अपील की है। साथ ही जिला पदाधिकारी खुद भी विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर खुद लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना रोधी टीका ही असरदार है। मधुबनी जिले में जनवरी माह से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था, लेकिन जिले में 32 लाख लोगों को टीकाकरण करने के सापेक्ष 4,62,000 लोगों का ही टीकाकरण किया जा सका है। टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए मधुबनी जिले के सभी प्रखंडों में अतिरिक्त सत्र स्थल बनाकर तथा टीका एक्सप्रेस के माध्यम से लोगों को घर घर टीका दिया जा रहा है। अब विभाग के द्वारा एक नई पहल के तहत बुधवार को स्पेशल ड्राइव चलाकर 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया, स्पेशल ड्राइव के तहत टीकाकरण के लक्ष्य का 1% यानी 31,400 लोगों को टीकाकृत करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए जिले के सभी प्रखंडों में 10 अतिरिक्त सत्र स्थल बनाया गया है। साथ ही जीविका के 57 क्लस्टर लेवल फेडरेशन में एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। हर सत्र स्थल पर 120 लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में 262 सत्र स्थल बनाए गए हैं, जिसके लिए जिले को 30,0870 डोज वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है। टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के काम में मंगलवार को आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जीविका दीदी, शिक्षक तथा धार्मिक संगठनों से जुड़े धर्मगुरु सहित सामुदायिक कार्यकर्ता और अन्य सहयोगी संस्थाओं की मदद से लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया। टीकाकरण की जानकारी के लिए माइकिंग भी की गई। टीकाकरण स्थल पर मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, पंजी व अन्य आवश्यक सामानों की व्यवस्था की गई है। विश्वकर्मा ने बताया कि जिले में अब तक 4,62,430 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जिसमें 16,275 हेल्थ केयर वर्कर को प्रथम डोज, 12,502 हेल्थ केयर वर्कर को सेकेंड डोज, 11,180 फ्रंटलाइन वर्कर को प्रथम डोज, 5,364 फ्रंटलाइन वर्कर को सेकेंड डोज, 1,58,161 लोग जो 60 वर्ष के ऊपर के हैं उन्हें प्रथम डोज, 42,656 को सेकेंड डोज तथा 45 से 59 वर्ष के 1,01,733 लोगों को प्रथम डोज, 20,697 लोगों को सेकेंड डोज दिया जा चुका है। वहीं 93,862 युवाओं का टीकाकरण किया जा चुका है।
सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि वक्त की जरूरत है, कोरोना रोधी वैक्सीन की रफ्तार को तेज किया जाए ताकि सभी लोगों का टीकाकरण पूरा करके उन्हें कोरोना की महामारी से निजात दिलवाई जा सके। हर स्थानीय नागरिक तथा शीघ्र कोरोना का टीका पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोगों की जिंदगियां बचाने के साथ साथ उनकी अर्थव्यवस्था को बचाना भी जरूरी है, इसलिए टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। नगर निगम के राष्ट्रीय आह्वान पर मधुबनी नगर निगम कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने मधुबनी नगर निगम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि अब तक नगर निगम कर्मचारियों का वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही यह भी कहा है कि जब तक भुगतान नहीं किया जाएगा यह प्रदर्शन जारी रहेगा। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ पटना से संबद्ध नगर निगम कर्मचारी संघ मधुबनी के द्वारा वेतन सहित कई अन्य मांगों को लेकर नगर निगम के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मधुबनी नगर निगम कर्मचारी संघ के सचिव मोहन मंडल व उप सचिव केवल पासवान ने बताया कि नगर निगम मधुबनी के कर्मचारी अधिकतर अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग से आते हैं। बीते 12 महीनों से वेतन व पेंशन नहीं मिलने के कारण उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। इस कोरोना महामारी में भी अपने कर्तव्य पर डटे रहने वाले कर्मचारियों का वेतन व पेंशन नहीं मिलने से भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होना यह सामाजिक न्याय नहीं है। हालांकि इस संबंध में वरीय पदाधिकारियों को सूचना देने के बाद भी वेतन और पेंशन की राशि कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया जा रहा है, इसलिए कर्मचारी मजबूरन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वेतन और पेंशन की राशि का कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया जाता है, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और फाइल के माध्यम से तो भी 2 बार सूचना दे चुके हैं। क्या बोल रहे पदाधिकारी? पदाधिकारी ने लिखे जो आवंटन आने पर राजस्व वसूली होगा, जो कर संग्रहकर्ता के द्वारा किया जाता है, तहसीलदारों के द्वारा, उनके माध्यम से पैसा आने पर जो है सो आपका वेतन का भुगतान हम करेंगे। तो 13 महीना हो गया जैसा आप बता रहे हैं, 13 महीना से राजस्व का वसूली नहीं हो रहा है क्या? हाँ, बोल रहे हैं जो सभी ढंग से कोरोना को देखते हुए जो वसूली नहीं हुआ, इसके कारण जो है सो जो फंड जो है सो पूरा पैसा हमारे पास नहीं है, यही आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन से आप संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, आश्वासन संतुष्ट हम लोग नहीं है, इसीलिए हड़ताल की है। जी जी। केवल पासवान उप सचिव हैं नगर निगम मधुबनी, और हम लोग का 13 महीना का जब तक वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग स्ट्राइक नहीं छोड़ेंगे, और जितने हम कर्मचारी हैं सभी स्ट्राइक पर बैठे रहेंगे। और सरकार से पैसा कुछ आया हुआ है, और दूसरी बात 26 लाख रुपया भी है, और एरियर कौन पैसा पीएफ वाला पैसा, भविष्य निधि वाला पैसा है, वो सब मिला करके हम लोग बोले थे साहब को तो कम से कम 1 माह का वेतन दिया जाए, लेकिन नहीं दिए। और अभी जो है कुछ पैसा आया है विभाग से, 1 करोड़ 82 लाख। तो अभी इसमें क्या टाइम लगेंगे नहीं लगेंगे सो बात को नहीं जानकारी है, लेकिन जब तक हम लोग को वेतन नहीं मिलेगा तब तक अपना प्रदर्शन हम लोगों को जारी रहेगा। 12-13 महीना से आपको वेतन नहीं मिल रहा है इस कोरोना काल में, तो फिर आप लोगों का काम कैसे चल रहा है? काम हम लोग कर्जा उर्जा लेकर के, ऋण लेकर के हम लोग घर का गुजारा किसी तरह कर रहे हैं, धिया पुता को किसी जमा कर रहे हैं। तो कर्जा नहीं मिलता, अभी कोई कर्जा भी देने की अब कोई याद नहीं। कुछ ऐसा जैसे आपके पदाधिकारी बता रहे हैं कि राजस्व वसूली होगा तब पेमेंट करेंगे, तो कुछ ऐसा आपको लग रहा है कोई फंड है जिसमें आपका भुगतान किया जा सके? नहीं, राजस्व वसूली से आज तक कभी पैसा हम लोग को मिलवे नहीं किया। जब तक पैसा जो है राजस्व वसूली से आज तक 1 महीना का वेतन नहीं मिला, और साहब जो है घूर फिर करके राजस्व पर भी खाली देते हैं विचार। तो आप लोगों को किस फंड से पैसा पेमेंट? हम लोग को जो फंड है, बहुत सा फंड है, 13वीं वित्त आयोग के वेतन मद में आता है, फिलहाल सरकार देती है, उससे भी मिल जाता है। तो वो सब नहीं आया है? अभी नहीं आया है, कुछ आया है 1 करोड़ 82 लाख आया है, अब उसमें क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो पेमेंट आपका समय अभी नहीं होता है तो हड़ताल जारी रखिएगा? जारी रहेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के वाटरवे चौक से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां हथियार से लैस 2 अपराधी को वहां के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
तलाशी के क्रम में दोनों अपराधी के पास से पिस्तौल और जिंदा कारतूस देसी कट्टा के साथ बरामद किए गए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक अपराधियों के नाम का खुलासा नहीं किया है, उनसे पूछताछ जारी है। हथियार के साथ घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से पहुंचे दो अपराधी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूत्रों के अनुसार जयनगर थाना क्षेत्र के वाटरवेज चौक के समीप मंगलवार को हथियार से लैस दो अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से स्थानीय निवासी मोहम्मद अली कदर के आवास में प्रवेश किए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों अपराधी को पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों अपराधी के पास से 2 हथियार भी बरामद किए गए। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने गिरफ्तार अपराधी का नाम अभी गोपनीय रखा है। दोनों से पूछताछ जारी है। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी पिस्तौल, एक देशी कट्टा व एक 350 का जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधी से घटना को लेकर अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी किसी बड़े घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से एक आवास को अपना ठिकाना बना रहा था। स्थानीय लोगों की तत्परता के कारण दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो गिरफ्तार अपराधी एक नेपाल और दूसरा मधुबनी निवासी बताया जा रहा है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए जनवरी माह से ही लगातार बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया जा रहा है। 4 चरणों के लॉकडाउन समाप्त होने के बाद क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की कमी भी देखी गई है। वहीं इसके साथ कुछ प्रतिबंधों के साथ 16 जून से 22 जून तक नए प्रतिबंध लागू किए हैं। इसके तहत 5 बजे तक बंद होने वाली दुकानें अपराह्न 6 बजे तक खुलेंगी। अपराह्न 6 बजे के बाद दुकानें बंद होगी। वहीं सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय 5 बजे तक खुल सकेंगे। दुकानों को खोलने की नियम अल्टरनेट डेज पर दी गई है। कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार में भी कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि पाए जाने पर राज्य सरकार द्वारा अप्रैल माह में कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने व बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंशिक प्रतिबंध लगाए गए। इसी क्रम में 5 मई से 1 जून तक 3 चरणों में राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को बंद रखते हुए सभी प्रकार के वाहनों व व्यक्तियों के आवागमन, सार्वजनिक स्थलों व समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए गए। इन प्रतिबंधों के फलस्वरूप राज्य में कोरोना संक्रमण की दर व प्रभाव में आशानुकूल सुधार हुआ है। वर्तमान में राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5000 के नीचे आ गई है। राज्य सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण की दर में अपेक्षानुकूल सुधार होने के उपरांत जून माह के प्रथम सप्ताह से चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। प्रथम चरण में दुकानों और प्रतिष्ठानों को 1 दिन बीच कर खोलने की अनुमति देते हुए सरकारी कार्यालयों को खोलने की शुरुआत की गई। 9 जून से द्वितीय चरण में गैर सरकारी कार्यालयों को खोला गया तथा दुकानों को खोलने की समय सीमा में वृद्धि की गई। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 15 जून को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए 16 जून से 22 जून तक कई प्रकार के प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया गया है। 16 जून से 22 जून तक सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ 5 बजे अपराह्न तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा। सभी दुकान व प्रतिष्ठान 1 दिन बीच कर यानी कि अल्टरनेट डेज पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। जिला पदाधिकारी इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे। दुकानों और प्रतिष्ठानों में कई प्रकार के शर्तों का पालन किया जाएगा, जैसे सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। काउंटर पर दुकानदार के द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी। दुकान व प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानक का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत्त चिन्ह किए जाएंगे। वहीं सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी। रेस्टोरेंट व खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं। आवासीय होटलों में अतिथि के लिए इन रूम डाइनिंग अनुमान्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे।
सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन व समारोह प्रतिबंधित होंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क व उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी व निजी पर रोक रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बाबूबरही थाना क्षेत्र के घुंघौर गांव में पति पत्नी कांड का हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद आखिरकार 5 दिन बाद समापन हुआ। गौरतलब है कि बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के घंघौर गांव के देवेंद्र झा के पुत्र माधव झा को अपना पति बताते हुए खजौली थाना के करमौली गांव की ज्योति उनके घर पर अनशन पर बैठ गई थी। जहां एक तरफ माधव झा ज्योति को अपना पत्नी स्वीकार नहीं कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ज्योति कभी खुद को सीबीआई ऑफिसर तो कभी खुद को आईपीएस ऑफिसर बताकर लोगों को गुमराह करके अपना हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू किए हुए थी। हालांकि 5 दिनों के बाद समाज के सहयोग से आखिरकार माधव झा ने ज्योति को अपनी पत्नी स्वीकार किया और तब जाकर यह ड्रामा खत्म हुआ। खजौली थाना क्षेत्र के करमौली गांव के विनोद झा की पुत्री ज्योति कुमारी पिछले 5 दिनों से बाबूबरही थाना के घुंघौर गांव के देवेंद्र झा के पुत्र माधव झा के घर पत्नी की दर्जा पाने के लिए धरना पर बैठी थी। जहां खुद को सीबीआई इंस्पेक्टर बताने वाली ज्योति झा तरह तरह के हाई वोल्टेज ड्रामा करती रही। यह नाटक ग्रामीणों के पहल पर समाप्त हुई। गौरतलब है कि ज्योति झा और माधव झा के बीच वर्ष 2018 से प्रेम प्रसंग चल रहा है और दोनों ने वर्ष 2019 में चंडीगढ़ स्थित शिव मंदिर में जाकर शादी कर ली, जहां महादेव को साक्षी मानकर दोनों जन्म जन्मांतर के लिए पति पत्नी के परिणय बंधन में बंध गए। कुछ महीनों के बाद माधव झा इस संबंध से इनकार करते हुए ज्योति झा को अपना पत्नी मानने से इनकार कर दिया। थक हार कर ज्योति अपने ससुराल में हक तथा माधव झा की पत्नी की दर्जा पाने के लिए उसके घर बीते गुरुवार को धरना पर बैठ गई, जहां पर पहले उसे कई तरह से प्रताड़ित भी किया गया। जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम को ग्रामीणों के पहल पर पति पत्नी कांड को समाप्त किया गया, जहां खुद को निर्दोष कहने वाले माधव झा ज्योति के साथ मंदिर में शादी करने की बात स्वीकार की और उसे अपनी पत्नी का दर्जा दिया। हालांकि इन सब के बीच खुद को सीबीआई इंस्पेक्टर बताने वाली ज्योति फर्जी निकली। इस पति पत्नी कांड के मुख्य पात्र ज्योति झा प्रशासन व मीडिया को तरह तरह की बातें बताकर गुमराह करती रही। ज्योति झा खुद को कभी एमबीबीएस, कभी आईपीएस ऑफिसर तो कभी सीबीआई इंस्पेक्टर की बात होने की बताकर प्रशासन और मीडिया को धौंस दिखा रही थी, जो पूरी तरह से गलत साबित हुई। ज्योति झा ने खुद भी इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने इस तरह के किसी भी पोस्ट पर कार्यरत नहीं है। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार
फैंसी बनारसी प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक भरोसे की। मंगलवार को बासोपट्टी थाना में नए प्रभारी के रूप में अधिकारी अरविंद कुमार ने योगदान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बासोपट्टी क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर उनकी कड़ी नजर रहेगी, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। बासोपट्टी थाना के नए प्रभारी के रूप में अरविंद कुमार ने मंगलवार को योगदान लिया है। नए थाना प्रभारी ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित बासोपट्टी थाना क्षेत्र में हर गतिविधियों पर नजर रखेगी। अरविंद कुमार नगर थाना में पदस्थापित थे। वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर उन्होंने बासोपट्टी थाना में योगदान दिया है। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि शराब मामले को किसी को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि सघन वाहन चेकिंग अभियान लगातार चलेगी। इससे पूर्व बासोपट्टी के थाना प्रभारी इंदल यादव थे। इधर योगदान के क्रम में थाना पदाधिकारी सुरेश प्रसाद सिंह, नंद कुमार सिंह, किशोरी राम, नर्मदेश्वर सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड कार्यालय सभागार में प्रखंड उर्वरक निगरानी समिति की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि उर्वरक की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में मंगलवार को प्रखंड उर्वरक निगरानी समिति की बैठक बीडीओ मनीष कुमार ने बुलाई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा ने की, जिसमें उर्वरक की उपलब्धता, मूल्य का निर्धारण, वितरण की व्यवस्था, कालाबाजारी व जमाखोरी पर रोक व अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बीडीओ मनीष कुमार ने सभी उर्वरक विक्रेता को निर्देश देते हुए कहा कि किसान को ससमय उर्वरक उपलब्ध कराना है। किसी भी सूरत में निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक नहीं बेचना है। कालाबाजारी व जमाखोरी करने वाले उर्वरक दुकानदार किसी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी उर्वरक दुकानदार प्रतिदिन अपने दुकान पर उर्वरक की उपलब्धता और उसकी मूल्य सूचना बोर्ड पर अंकित करेंगे। बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेताओं पर छापेमारी कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक में दुकानदारों ने भी अपनी समस्या रखी। कहा कि एक प्रखंड के लिए जिला स्तर पर एक ही वितरक निर्धारित किया जाए ताकि प्रखंड स्तर पर निर्धारित लक्ष्य के अनुकूल उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। वहीं खुदरा अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं से रैंक पॉइंट पर वितरक के द्वारा लेबर चार्ज व गाड़ी भाड़ा वसूला जाता है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। मौके पर बीडीओ मनीष कुमार, प्रमुख कुमारी उषा, बीएओ विश्वनाथ प्रसाद, बीसीओ अजीत प्रसाद, जिप सदस्य प्रमोद कुमार सिंह, आत्माध्यक्ष बिलट प्रसाद सिंह, जदयू के अध्यक्ष पवन कुमार सिंह, भाजपा पूर्वी के मंडल अध्यक्ष सरोज कुमार, उर्वरक दुकानदार सरोज कुमार, गौरीशंकर यादव, शंभू कुमार, हरिशंकर यादव, विष्णुदेव चौधरी, भूषण चौधरी सहित अन्य दुकानदार मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। पिछले महीने फुलपरास थाना क्षेत्र के बहुअरवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुए हत्याकांड के 2 नामजद अभियुक्त को पर्यवेक्षण के बाद उनका नाम हटा दिया गया है। वहीं इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया व उन अभियुक्तों का नाम जोड़ने और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। वहीं दूसरी ओर इस बाबत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने कहा कि विभागीय पदाधिकारी के आदेश के बाद इन दोनों का नाम हटाया गया है। वरीय पदाधिकारी के आदेश के बाद ही आगे की कोई कार्रवाई होगी। फुलपरास थाना क्षेत्र के बहुअरवा गांव में पिछले माह जमीनी विवाद में हुई हत्याकांड के नामजद अभियुक्त को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण में नाम हटाए जाने के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने अनुमंडल कार्यालय का घेराव किया और धरना भी दिया। धरनार्थियों के द्वारा बताया गया कि फुलपरास थाना कांड में 4 से 5 नामजद अभियुक्त को फिर से नाम जोड़ने, सभी की गिरफ्तारी करने, गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में कुर्की जब्ती कर कार्रवाई करने, वरीय पुलिस पदाधिकारी से कांड का पर्यवेक्षण करने सहित 11 सूत्री मांग को लेकर धरना दिया गया है। वहीं इस बाबत पूछे जाने पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने बताया कि उस घटना के पर्यवेक्षण के दौरान सत्य प्रतीत होने पर उन्होंने पर्यवेक्षण रिपोर्ट वरीय पदाधिकारी को सौंप दिया है। वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेश पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
धरना देने वाले ग्रामीणों में राम नरेश यादव, संतोष कुमार, वीरेंद्र यादव, राम नरेश यादव, मधुवीर यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। सभाओं का बाद एक मिलता हुआ देखकर भी एक भी आदमी को उसने गिरफ्तारी नहीं किया। आज तक जो आदमी बार बार दरवाजा पे आके धमकी देता है कि केस वापिस लो, नहीं तो तुमको। सभी ग्रामीणों का मांग ये है कि हम लोग यहाँ पर जो इतने बारिश में, भीषण बारिश में भी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमारे गांव में बहुत भीषण और दर्दनाक घटना हुआ है। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने अपने घूसखोरी के बदौलत कुछ आदमियों को नाम छाट करके और सबूत होने के बावजूद 4-5 अभियुक्तों का नाम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण प्रतिवेदन कांड से नाम हटा दिया गया है। घटना के पहले दिन गिरफ्तारी के बाद 35 दिन में कोई गिरफ्तारी नहीं किया गया है। घटना के 8 दिन के बाद मुद्दाई पक्ष पे झूठा एक और डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्लस पोलियो टास्क फोर्स समिति की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पीएचसी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण ने की। गौरतलब है कि आगामी 27 जून से पोलियो चक्र की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर कई बिंदुओं पर विस्तार से इस बैठक में चर्चा की गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली के सभागार में सोमवार को पल्स पोलियो चक्र की सफल संचालन के लिए प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन पीएचसी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण की अध्यक्षता में हुई। पल्स पोलियो चक्र आगामी 27 जून से शुरू होने वाला है, जिसके सफल संचालन के लिए सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। पर्यवेक्षक के द्वारा 100 समय माइक्रो प्लान जमा करवाना, वैक्सीन कैरियर एवं आइस पैक 100 समय सफाई करवाना, प्रत्येक टीम में एक आशा कार्यकर्ता और एक आंगनबाड़ी सेविका से कार्य लिया जाना, इन सभी का निर्देश दिया गया है। बीडीओ मनीष कुमार ने इस संबंध में कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एक भी बच्चा प्लस पोलियो की खुराक से वंचित न रहे, इसका सख्त निर्देश दिया गया। मौके पर बीडीओ मनीष कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण, सीडीपीओ रीता रानी, हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार, बीसीएम उषा कुमारी चंचला, एफएम संजीव कुमार, बीएमसी कालीचरण झा, प्रफुल्ल कुमार व सीसीएच आनंद कुमार उपस्थित थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस समेत बढ़ती महंगाई के विरोध में फुलपरास के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घुघरडीहा फुलपरास के मुख्य पथ पर कार्यालय के समीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और उनका पुतला दहन भी किया गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बढ़ती महंगाई के विरुद्ध मंगलवार को कांग्रेस नेताओं ने फुलपरास प्रखंड कांग्रेस कार्यालय के समीप घुघरडीहा फुलपरास मुख्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। आंदोलनकारियों की मांगों में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस व खाद्य तेलों के वृद्धि पर रोक लगाने व राम मंदिर जमीन घोटाले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करना शामिल है। पुतला दहन में प्रखंड अध्यक्ष रणधीर सेन, पंचायत समिति सदस्य सुशील कामत, युवा कांग्रेस के अनूप राज, गुंजन राम, रमन कुमार झा, कुंवरलाल कामत, सूर्य नारायण यादव, राम नारायण साह, कपिलेश्वर यादव, मनीष मंडल सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी।
यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Test Book Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। फुलपरास में NH57 पर ऑटो पलटने से एक महिला की हुई मौत, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। मधुबनी जिले में जोर शोर से हो रहा टीकाकरण अभियान में जागरूकता लाने को लेकर लगे हुए हैं सभी कर्मी। स्पेशल ड्राइव के तहत मंगलवार को 31,000 से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। नगर निगम कर्मचारी संघ के द्वारा वेतन सहित कई मांगों को लेकर नगर निगम के सामने किया गया धरना प्रदर्शन। भुगतान से पहले तक धरना प्रदर्शन रहेगा जारी। जयनगर के वाटरवे चौक के समीप हथियार के साथ घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से पहुंचे 2 अपराधी को ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। कोरोना संक्रमण के खात्मा को लेकर लगे प्रतिबंधों में 16 जून से 22 जून तक हुआ विस्तार। 5 बजे अपराह्न तक खुलेंगी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय, 6 बजे अपराह्न तक खुलेंगी दुकान। बाबूबरही में 5 दिन के हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद माधव ने ज्योति को स्वीकारा अपनी पत्नी। बासोपट्टी थाना के नए प्रभारी के रूप में अरविंद कुमार ने दिया योगदान। कहा, बासोपट्टी थाना क्षेत्र में हर गतिविधियों पर रहेगी नजर। खजौली प्रखंड कार्यालय में प्रखंड उर्वरक निगरानी समिति की हुई बैठक। उर्वरक की कालाबाजारी व जमाखोरी करने वाले दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई की दी गई चेतावनी। फुलपरास के बहुअरवा गांव में जमीनी विवाद हत्याकांड के अभियुक्त का नाम हटाने को लेकर ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। खजौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्लस पोलियो टास्क फोर्स की हुई बैठक। 27 जून से शुरू होगा प्लस पोलियो चक्र। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने फुलपरास प्रखंड कांग्रेस कार्यालय के समीप किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया पुतला दहन। बिस्फी में स्थापित मिथिलांचल के विभूति बाबा विद्यापति की प्रतिमा उपेक्षा की शिकार। जनप्रतिनिधियों का बिल्कुल नहीं है ध्यान। खजौली प्रखंड में शिक्षकों व रसोइयों की टीकाकरण को लेकर बीडीओ ने की समीक्षात्मक बैठक। वंचित सभी शिक्षकों व रसोइयों को टीका लगवाने का दिया निर्देश। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मधेपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का किया पुतला दहन। हरलाखी में बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी गुड़िया शाह को बेगूसराय से आई टीम ने उपहार स्वरूप दिया सिलाई मशीन। गुड़िया ने कहा, इससे देंगी लड़कियों को सिलाई कटाई की प्रशिक्षण।
और मिथिलांचल के राष्ट्रीय साहित्यिक संगठन अनसीन एलोक्वेंट्स के द्वारा मैथिली कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। मिथिलांचल के विभूति माने जाने वाले कवि कोकिल बाबा विद्यापति की प्रसिद्धि मात्र क्षेत्र भर में नहीं बल्कि विश्व भर में है। विश्व भर से पर्यटक बिस्फी उनकी प्रतिमा व उनकी जन्मस्थली को देखने यहां पहुंचते हैं, लेकिन बिस्फी प्रखंड में जहां उनका सबसे अधिक सम्मान होना चाहिए, वहां जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वर्षों से लगे बाबा विद्यापति की प्रतिमा एक तरह से सरने लगी है, वह प्रदूषण के कारण काला पड़ने लगा है, लेकिन प्रतिमा के आसपास सफाई तो दूर, प्रतिमा के ऊपर एक छतरी तक आज तक नहीं लगाई गई। महाकवि कोकिल बाबा विद्यापति मिथिला के ही नहीं बल्कि विश्व के विभूतियों में शुमार है। खासकर मिथिलांचल के विभूतियों में कवि कोकिल बाबा विद्यापति और भैरवा गांव में उगना महादेव विख्यात है। मिथिला के कण कण में दोनों विभूतियों की एक तरह से पूजा की जाती है, मगर यह सोचकर और देखकर काफी दुख होता है कि अब हम विभूतियों के सम्मान का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। विशेष तौर पर मिथिला में विभूतियों के सम्मान का ध्यान नहीं रखना काफी चिंता की बात है। कवि कोकिल बाबा विद्यापति की जन्मस्थली बिस्फी गांव में ही हुई थी। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय से सटे बाबा विद्यापति के नाम एक स्मारक भवन प्रसिद्ध है। यहाँ शुरू से ही उनकी प्रतिमा व स्मारक भवन प्रखंड की शोभा और सम्मान बढ़ा रही है। खुले आसमान के नीचे रखी कवि कोकिल बाबा विद्यापति की प्रस्तर मूर्ति को ढकने के लिए कोई छतरी की व्यवस्था तक नहीं है। इसके साथ ही ना तो सुंदरीकरण की बातों पर किसी का ध्यान है। खुले आसमान के नीचे रखी कवि कोकिल बाबा विद्यापति की मूर्ति को ऊपर से ढकने के लिए कोई छतरी की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन व चुने गए जनप्रतिनिधियों ने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। स्थानीय निवासी अनिल कुमार ने बताया कि बरसात, तूफान, धूप यह लगने से मूर्ति काला सा दिखने लगा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि चुनकर तो चले जाते हैं, लेकिन आजादी के 70 साल के बाद भी विद्यापति की जन्म स्थल पर राजकीय स्तर पर विद्यापति समारोह नहीं मनाया जाता। इसको लेकर प्रशासन कई बार पहल की गई, वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण आज तक विद्यापति स्मारक भवन पर्यटन स्थल नहीं बन सका। विद्यापति की पाठशाला व डीह विद्यापति के द्वारा पूजित विश्वेश्वरी देवी मंदिर तालाब आज भी अतिक्रमण का शिकार होकर रह गया है। पर्यटक जब विद्यापति की धरती पर आते हैं तो वहां गेट बंद पाया जाता है और वह वापस चले जाते हैं। वहां एक पहरेदार की भी नियुक्ति नहीं हो सकी। चुनाव के समय तरह तरह का प्रलोभन देकर जीत तो जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद विद्यापति के सम्मान तक को प्रतिनिधि याद नहीं रख पाते। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड बर के संकुल समन्वयक व सभी उच्चतर व माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान के साथ बीडीओ मनीष कुमार ने एक समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान कोरोना टीकाकरण नहीं लेने वाले शिक्षकों को जल्द से जल्द टीकाकरण कराने का निर्देश दिया गया। गौरतलब है कि खजौली प्रखंड में अब तक 94 शिक्षक व 252 रसोइयों ने कोविड टीकाकरण नहीं कराया है। खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को प्रखंडाधीन सभी संकुल समन्वयक, संचालक एवं माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानों के साथ कोविड-19 टीकाकरण की समीक्षा बीडीओ मनीष कुमार ने की, जिसमें उन्होंने शिक्षक एवं रसोइयों की टीकाकरण से संबंधित सभी बिंदुओं पर बारीकी से समीक्षा किया। बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए व कई निर्देश दिए गए। खजौली प्रखंड में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक की 104 विद्यालय है, जिसमें 483 शिक्षक और 319 रसोइया हैं। समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 388 शिक्षक व 67 रसोइयों ने कोविड रोधी टीका ले लिया है, जबकि 94 शिक्षक और 252 रसोइया अब तक कोविड रोधी टीका नहीं लिए हैं। बीडीओ ने उपस्थित सभी संकुल समन्वयक, संचालक एवं विद्यालय प्रधान को निर्देश देते हुए कहा कि अब तक टीकाकरण से वंचित शिक्षकों एवं रसोइयों को प्राथमिकता के आधार पर टीका करवाएं। 18 से 45 वर्ष के शिक्षक एवं 45 प्लस के शिक्षकों व रसोइयों की अलग अलग सूची बनाने का निर्देश बीआरपी एवं सीआरसीसी को दिया गया।
वर्ष 2014 में उत्क्रमित हुए माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं होने से संबंधित प्रस्ताव डीईओ मधुबनी को भेजने की बात कही गई। साथ ही बिना चिकित्सकीय कारण के टीका नहीं लेने वाले शिक्षकों एवं रसोइयों को टीका लगवाने का सख्त निर्देश दिया गया। मौके पर राम पुकार महतो, शोभाकांत सिंह, शिव कुमार मंडल, देव कुमार चौधरी, शंभू प्रसाद, मंजू कुमारी, चंद्रशेखर प्रसाद, बलराम साहू, गौरी कुमारी देवी, सुरेश प्रसाद सहित अन्य लोग मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के मुख्य सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस के दाम में हो रहे उछाल को लेकर उन्होंने जमकर प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मधेपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के बढ़ती कीमतों से नाराज होकर मधेपुर के टीवीएस एजेंसी के सामने सड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल दयाम हाशिम ने कहा कि कांग्रेस के समय पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी थी, तब यह बीजेपी वाले सड़क पर प्रदर्शन करते थे और आज महंगाई आसमान छू रही है, फिर भी सरकार में रहकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रखंड अध्यक्ष के साथ रामनाथ मंडल, तनवीर अहमद, डॉक्टर सरोज झा, शंकर प्रसाद कसेरा, कमाल हाशिम, रविंद्र व्यास समेत 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री का पुतला दहन क्यों किया आप लोग? प्रधानमंत्री का पुतला दहन हम लोगों के पार्टी एआईसीसी की तरफ से आह्वान था, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया था कि महंगाई के खिलाफ हिंदुस्तान में पेट्रोल जितना महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया, सरसों तेल महंगा हो गया, गैस की हालत देख ही रहे हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त गैस में थोड़ा सा पैसा बढ़ता था तो बीजेपी के स्मृति ईरानी रोड पे सड़क पर नाच करने लगती थी। लेकिन आज ये स्थिति है कि गैस का दाम कहाँ से कहाँ चला गया, सरसों तेल का दाम बढ़ता चला गया, पेट्रोल शतक मार दिया, शतक से आगे चल रहा है पेट्रोल, डीजल का भी वही हाल हो रहा है। प्रधानमंत्री निकम्मा प्रधानमंत्री है, इसको जो सरकार महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकती है, जो सरकार को महंगाई रोकने की ताकत नहीं है, वो सरकार क्या करते हैं, उसको सरकार कोई अधिकार नहीं है सरकार बढ़ाने की। इसी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ हम लोगों ने पूरे ऑल इंडिया का, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने उसका पुतला दहन किया। कांग्रेस तरफ से इसका इंतजार किया जा रहा है। ये कहते थे ये सरकार में आने के लिए, सरकार में आने के वक्त में जब ये सरकार में आए थे बोले थे कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे। कहाँ चला गया रोजगार? सब रोजगार जितना था रोजगार से सब लोग बेरोजगार हो गया। और जितना क्या कहते हैं महंगाई थी उससे कई गुना महंगाई बढ़ गया। जैसे इसको तो प्रधानमंत्री बनने का कोई औचित्य नहीं है। इसे तो प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि ये देश बच सके। इस देश को बचाने के लिए बस एक ही रास्ता है कि वो इस्तीफा दे। जितना भी आज तक हिंदुस्तान में जितना भी प्रधानमंत्री हुआ, सबसे घटिया प्रधानमंत्री यही नरेंद्र मोदी हुआ है। हिंदुस्तान की आज जो अर्थव्यवस्था है, हिंदुस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, वो सबसे दयनीय है। सारे कंपनियों को इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। जिस कंपनी को लगाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह ने मेहनत करके कांग्रेस सरकार जब थी, कांग्रेसियों ने मेहनत करके उस कंपनी को लगाया था। आज ये मनमोहन सिंह की सरकार, क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी खुद उसको औने पौने बेच रहे हैं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के उमगांव के गुरिया साहल लगातार बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई वर्षों से कार्य कर रही है। उनके इस नेक कार्य को सराहते हुए बेगूसराय की एक टीम उमगांव पहुंचकर गुरिया साहब को उपहार स्वरूप 2 सिलाई मशीन दी है। वही सिलाई मशीन के मिलने के बाद गुरिया ने कहा है कि वह क्षेत्र की लड़कियों को इस 2 सिलाई मशीन के माध्यम से सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगी। हरलाखी प्रखंड में वर्षों से महिलाओं व बेटियों को आत्मनिर्भर बना रही सामाजिक कार्यकर्ता गुरिया साहब को
साई की रसोई बेगूसराय की टीम ने सिलाई मशीन उपलब्ध कराया है, जिससे बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त में सिलाई, कटाई, बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। गौरतलब है कि गुड़िया साहब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सकारात्मक सोच से लगातार क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाती आ रही है और बेटियों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने को लेकर मुहिम चला रही है। वर्ष 2020 में भी गुड़िया ने अपनी टीम के साथ लोगों की सहायता की थी और असहाय व जरूरतमंदों तक राशन सामग्रियों को पहुंचाया था। उन्होंने कहा है कि बेटियों के हक और अधिकार के लिए वह हर संभव मदद करने का प्रयास जारी रखेंगी। बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, भोजपुरी व अश्लील गीतों के खिलाफ वह हमेशा आवाज उठाती रहेंगी। वहीं बेगूसराय से आए हुए अमित जायसवाल, नितेश रंजन, पंकज कुमार व ज्ञान प्रकाश ने बताया कि उन्हें कई बार मीडिया के माध्यम से गुड़िया के कार्यों को देखने और सुनने का मौका मिला। सोशल मीडिया के जरिए संपर्क हुआ और फिर बेगूसराय से आई टीम के साथ मधुबनी जिला के उमगांव जाकर उन्होंने सहयोग के रूप में अपने संस्था की ओर से गुड़िया को उपहार स्वरूप 2 सिलाई मशीन प्रदान किया है। इस दौरान टीम के बैदेही झा, प्रिया, अंजू समेत कई लोग मौजूद रहे। आपको पता है गुड़िया जी यहाँ पे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। लॉकडाउन, पिछले लॉकडाउन की बात हो चाहे इस बार भी कोरोना संक्रमण जागरूकता को लेकर भी काफी इनका काम हम लोग फेसबुक के माध्यम से देखते रहे बेगूसराय में रहते हुए भी। और बेगूसराय में हमारी संस्था साई की रसोई लगातार जरूरतमंदों की मदद में ही लगी हुई है। तो इनका एक मैसेज आया था कि ये एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो हम लोगों को हुआ कि जब ये इतना अच्छा पहल खुद कर रही हैं तो जो भी हमारी ओर से मदद हो सके वो मदद हम लोगों को करनी चाहिए। तो हम लोगों ने अपने संस्था के अंदर बात की तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये एक बहुत बेहतर प्रयास है ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का। तो इसलिए हम लोगों ने अपनी ओर से सहयोग के तौर पर 2 सिलाई मशीन आज इनको उपहार स्वरूप भेंट किया है। ये परिचय बताइए। नितेश रंजन, बेगूसराय। खोला गया सिलाई कटाई के लिए, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में बताइए। हम लोग को फेसबुक के माध्यम से पता चला था कि यहाँ पर सिलाई मशीन की आवश्यकता है। वैसी लड़की ने ऐसा पोस्ट किया था जिसमें आत्मनिर्भर के रूप में उन्होंने यहाँ पर सिलाई कटाई स्टार्ट किया है। तो जब हमारी टीम को पता चला, हम लोग बेगूसराय से साई की रसोई चलाते हैं। 29 अगस्त 2019 हमारा ये मुहिम चल रहा है। हमारा प्रयास रहता है जरूरतमंदों को भोजन कराना और उसके साथ ही ऐसी कोई भी समस्याएं हैं तो उन्हें पूरा करना। तो हम लोगों ने अपनी टीम में इसकी चर्चा की तो सभी ने इसके लिए हामी भरी और उसके बाद हम लोग ने कल प्लान किया आज 2 सिलाई मशीन के साथ आकर के गुड़िया जी का, तो हम लोगों ने इसे सपोर्ट किया। अभी मौजूद है? अभी हमारे साथ 4 लोग हैं। पंकज जी हैं, नितेश जी हैं, ज्ञान जी और मैं अमित जायसवाल। 4 लोग मिलकर के वहाँ से लेकर के आए हैं बेगूसराय से मधुबनी। सिलाई मशीन 2 सिलाई मशीन है, प्रधान के साथ है और हमारा प्रयास है कि इससे अगर कुछ बच्चियाँ सीखती हैं आगे और आत्मनिर्भर बनती है, इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। आपका परिचय? अमित जायसवाल, साई की रसोई। गुड़िया जी, आपको ये सिलाई कटाई का जो प्रशिक्षण केंद्र आपके द्वारा खोला गया है, आज जो एक कार्यक्रम इसके बारे में बताएंगे आप? जी, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी। मैं ग्रामीण परिवेश में काफ़ी दिनों से काम कर रही हूँ। तो महिलाओं का कहना था कि हमें आत्मनिर्भर के लिए जो है मशीनों की ज़रूरत है जहाँ पे सिलाई कटाई सिखाया जाए। तो मेरे पास तो उतनी आमदनी है नहीं, तो मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया। तो उनके माध्यम से जो है नीतीश सर से मेरी बात हुई तो सर जो है पूरा करने का विश्वास दिलाए और सर साई की रसोई बेगूसराय से आकर के आज और हमें उपहार स्वरूप भेंट किए हैं, जिसके लिए हमारी टीम की महिलाएं बहुत खुश हैं और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। हम बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रयास किए हैं, सहयोग किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय बताइए। गुड़िया साहब, उन्नति युक्ति मंडल हरला की मधुबनी। आगे फिर क्या है, मिशन क्या है आपका आगे फिर क्या, जैसे कि अभी सेंटर खोला गया, फिर आगे आपका? हमारा उद्देश्य है कि जो भी महिलाएं हैं इस सिलाई कटाई के प्रशिक्षण से वो आत्मनिर्भर बने और ज़्यादा से ज़्यादा जो है महिलाएं सीख पाए, बेटियां सीख पाए और सीख करके जो है आत्मनिर्भर बने और निःशुल्क जो है सिखाया जाएगा।
और फिलहाल एक खोला जा रहा है, आगे यस, फिर फिलहाल खोला जा रहा है। आगे फिर अगर हमारे पास अभी 2 मशीन है, इसलिए यही काम हो रही है। अगर ज्यादा मशीन हमारे पास होगी तो मैं प्रयास करूंगी हरलाखी प्रखंड के जितने भी पंचायत है, 17 पंचायत है, मैं कोशिश करूंगी 17 पंचायत में मैं अपना सेंटर खोलूं और 17 पंचायत की महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बने। बताएंगे क्या ऐसा महसूस कर रहा है जो संस्था से जुड़ करके लोगों को मार्गदर्शन बन। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मिथिलांचल के राष्ट्रीय साहित्यिक संगठन अनसीन एलोक्वेंट्स ने ऑनलाइन माध्यम से मैथिली कवि सम्मेलन का आयोजन करवाया। इस दौरान दर्जनों से अधिक मैथिली कवि सम्मिलित हुए व अपनी अपनी प्रस्तुति दी। साहित्य व साहित्यकारों को संवर्धित करने के लिए पिछले 2.5 वर्षों से कार्यरत मिथिलांचल की राष्ट्रीय साहित्यिक संगठन अनसीन एलोक्वेंट्स के द्वारा मैथिली कवि सम्मेलन का आयोजन गूगल मीट ऑनलाइन के माध्यम से किया गया, जिसमें मधुबनी जिला से आधा दर्जन से अधिक प्रसिद्ध व कविगण शामिल हुए। सम्मेलन की शुरुआत विश्व स्तर पर अपना परिचय दे चुके हिंदी व मैथिली गीतकार व गजलगो आशुतोष मिश्र अजल की मैथिली गजलों से हुई। उसके बाद रंगकर्मी कवि एवं आकाशवाणी उद्घोषक मोहन मुरारी ने अपनी कविता जैसो टूटे नहीं दैत अछि और घर्षण प्रस्तुत की। उसके बाद प्रसिद्ध कवि व कविता संग्रह ई नैथिक हमर प्रार्थना के लेखक आनंद मोहन झा ने बाचल रहल गाम व थाकल हारल सूरज लगै छै प्रस्तुत किया। सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए बिहार टाइम साहित्य के मिथिला संवाददाता व युवा कवयित्री रिंकी झा ने सिगरेट और यात्रा संस्मरण कविताएं प्रस्तुत की। उसके बाद रंगकर्मी मैथिली गीतकार व मैथिली गजल संग्रह मोनक देहरीपर के लेखक प्रदीप पुष्प ने अपनी गजल और गीत प्रस्तुत किए। आकाशवाणी के उद्घोषक व नीर भर नयन के लेखक अखिलेश झा ने नेताजी व संसद में कविताएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए काव्य संग्रह अरुण स्तंभ बनी जाराक देश में एवं उपन्यास दूध आप आगा के लेखक दिलीप कुमार झा ने अपनी कविता मुरैथिनी प्रस्तुत की। प्रसिद्ध मैथिली गीतकार मैथिली गीत संग्रह गीतक फुलवारी के लेखक व मिथिला गृह उद्योग के संस्थापक व संचालक अमरनाथ मिश्र अलबेला ने स्वरचित गीत भगवती व मिथिला के संतान छी प्रस्तुत किया। आकाशवाणी उद्घोषक मिथिला चुनाव आइकन व मणि श्रृंखला के दर्जनों कविता संग्रह के लेखक मणिकांत झा ने अपनी कविता मेघ और महादेव पर एक नचारी प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन कर रहे 3 काव्य संग्रह व लघु कथा संग्रह के लेखक चंद्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय के मैथिली विभागाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार झा ने अपनी कविता गणना एवं कविता प्रस्तुत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उदय चंद्र झा विनोद ने अपनी कविताएं प्रस्तुत करने के बाद अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रभात कुमार झा ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन यश जुमनानी के नेतृत्व में गूगल मीट के माध्यम से 13 जून को हुआ, जहां एक ओर कोरोना के कारण साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियां पूर्ण रूप से थम गई है, वहीं दूसरी तरफ अनसीन एलोक्वेंट्स साहित्यिक संगठन अपने ऑनलाइन प्रयासों से क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।